साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो पिछले क्लास में चल रहा था, उसी को आगे ले जाएंगे। और जो कंटिन्यूटी के साथ देख रहे हैं क्लासेज को, जिसमें जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, उसकी संरचना, उसकी बनावट, उसके कार्य के बारे में। और ब्लड के अंतर्गत 3 तरह की कोशिकाओं के बारे में पढ़ना था। हमने पहली कोशिका आरबीसी के बारे में पूरा विस्तार से बताया। दूसरे कोशिका के रूप में डब्ल्यूबीसी मौजूद है और डब्ल्यूबीसी की संख्या, उसका फीचर, उसका गुण, उसका कलर, उत्पत्ति स्थान, लाइफ स्पैन, ये सब हम बता चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी के प्रकार पर बात करें। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से हमारे बॉडी में वो काम करता है, उसका क्या स्वरूप है और वो कैसे कैसे अपने फंक्शन को कंप्लीट करता है। तो इसी पर एक नजर डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, इससे सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार को आज समझने का प्रयास करें। तो यहां पर हमने लिखा है डब्ल्यूबीसी। हमने कहा था डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स है। इसी को दूसरे रूप में ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। जो हमने कहा था कि आरबीसी की संख्या के रूप में तुलनात्मक अध्ययन करें तो बहुत कम संख्या है, जो 5000 से 10,000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में ये मौजूद है। लेकिन हमने कहा था कि संख्या कम है, लेकिन कार्य जो इसका है वो बीमारियों से लड़ना, डिजीज को ठीक करना। जो शरीर में कोई बीमारी लग जाए तो वो कैसे ठीक हो, उसके लिए कार्य करता है। और हमने ये भी बताया था कि बीमारी अलग अलग तरह की होती है और उससे शरीर को लड़ने का प्रक्रिया भी अलग अलग होता है। और हर तरह के बीमारी से लड़ने के लिए जितने भी सिस्टम की जरूरत है, उसी के निर्माण के लिए डब्ल्यूबीसी 5 भागों में विभाजित होकर काम करता है, जिसका मुख्य विभाजन 2 रूप में किया जाता है। और फिर वो 2 जो उसका शाखा है उसको फिर हम लोग 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो डब्ल्यूबीसी हम यहां तक देख चुके थे। अब डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करें तो हमने कहा था कि 2 तरह के डब्ल्यूबीसी देखे जाते हैं, उसके कोशिका में मौजूद न्यूक्लियस के आधार पर, साइटोप्लाज्म के आधार पर। हमने कहा था कि एक डब्ल्यूबीसी जो है उसको ग्रैन्युलोसाइट कहा जाता है। ग्रैन्यूल मतलब दाना होता है। और हमने कहा था कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दानेदार दिखता है। मतलब न्यूक्लियस में कई तरह के दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, जैसे चीनी का दाना होता है, नमक का दाना होता है, तो वो लिक्विड में तैरता हुआ दिखता है। और दानेदार होने की वजह से डब्ल्यूबीसी के इस टाइप को ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। जबकि यहां पर ये ग्रेनुलोसाइट को देखेंगे तो इसमें दानेदार संरचना नहीं होती है। तो दानेदार यह नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस सिंगल होता है। तो यहां पर सिंगल न्यूक्लियस होने की वजह से एक ग्रेनुलोसाइट को मोनोन्यूक्लियर सेल भी कहा जाता है। जबकि यहां पर दानेदार होने की वजह से या न्यूक्लियस कई दानाओं के रूप में, कई अलग अलग ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखने के कारण इस दानेदार संरचना को मल्टी न्यूक्लियर सेल्स के रूप में भी देखा जाता है। तो यहां तक हम बता चुके थे कि कुछ डब्ल्यूबीसी दानेदार है और कुछ दानेदार नहीं है। दानेदार जो है उसको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं और इसमें दाना दाना नहीं दिखता है, वो ग्रेनुलोसाइट या दानेदार नहीं है। तो यहां तक पढ़ चुके थे। अब साथियों ध्यान दें कि जो भी क्लास को अभी तक देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें क्लास को, और अपने अपने सभी ग्रुप में शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे कि ग्रेनुलोसाइट्स में 3 तरह की कोशिका है, बेसोफिल, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल। एक टाइप हो गया। और एक ग्रेनुलोसाइट में 2 तरह की कोशिका, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। तो ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी में जो ग्रेनुलोसाइट है वो 3 तरह के ग्रेनुलोसाइट्स यहां दिखाई पड़ते हैं। मतलब डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में दानेदार संरचना दिखती है, न्यूक्लियस कई लोब में बटा दिखता है, वो 3 तरह का। पहला है बेसोफिल, दूसरा इस्नोफिल और तीसरा न्यूट्रोफिल। तो कभी पूछ दे कि ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का, बेसोफिल, इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट पूछ दे जिसमें दानेदार नहीं है तो 2 तरह का, एक है लिम्फोसाइट्स और दूसरा मोनोसाइट्स। ये मोनोन्यूक्लियर है और ये मल्टी न्यूक्लियर है।
अब आगे चलें तो टोटल डब्ल्यूबीसी को अगर देखें तो यहां पर एक ग्रेनुलोसाइट जो 3 तरह की कोशिका है उसमें ध्यान देना है कि बेसोफिल जो होता है इसकी संख्या 0 से लेकर 1% के बीच होता है। किसका? तो डब्ल्यूबीसी का। यह ध्यान रखना है, मतलब जितना डब्ल्यूबीसी है उसका 0 से 1% बेसोफिल होता है। यह ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान दें कि जब 0 से 1% हो गया तो 0 हो गया मतलब नहीं भी हो सकता है, और होगा तो 1% होगा। और इसलिए ध्यान रखना कि डब्ल्यूबीसी में यह जो है बेसोफिल यह सबसे कम संख्या में मौजूद होता है, सबसे कम संख्या में मौजूद होता है, ध्यान रखना है। तो कभी पूछ दे कि डब्ल्यूबीसी में सबसे कम संख्या में पाया जाने वाला कौन डब्ल्यूबीसी है, तो बेसोफिल है। एकदम याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा कितना परसेंट, लेकिन ये पूछा कि कौन सबसे कम और कौन सबसे ज्यादा। अब यहां ध्यान दें तो बेसोफिल का काम जो है, फंक्शन उस पर नजर डालें तो बेसोफिल एक केमिकल का निर्माण करता है जिसको हिपैरिन कहा जाता है। तो ध्यान रखना हिपैरिन को। और हिपैरिन का काम क्या है? तो हिपैरिन जो है ये ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड को जमने से रोकता है, यह ध्यान रखना है, जमने से रोकता है। और इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है साइंस में, इसे एंटी कोगुलेंट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, एंटी कोगुलेंट। तो एग्जाम में पूछ देगा इनमें से कौन एंटी कोगुलेंट है, तो आपको ध्यान रखना हिपैरिन। या एग्जाम में पूछ दे कि डब्ल्यूबीसी में कौन ऐसी कोशिका है जो एंटी कोगुलेंट का निर्माण करती है, तो बेसोफिल। और ये क्या करेगा? तो शरीर में रक्त को जमने नहीं देगा। अब ध्यान रखना है कि इसी हिपैरिन की वजह से शरीर के अंदर नली में रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का, जिसको हम लोग कहते हैं साइंस की भाषा में ब्लड क्लॉटिंग। तो ये भी एग्जाम में पूछेगा कि हमारे बॉडी के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है। तो बॉडी के अंदर जमता है लेकिन नली के अंदर नहीं जमता। जिस पाइप में ब्लड बहता है, जिसको ब्लड वेसल कहते हैं, आर्टरी और वेन, उसमें कभी भी क्लॉटिंग नहीं हुआ। और क्लॉटिंग हो जाएगा तब तो वो जानलेवा साबित होगा, और उसी की वजह से ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक जैसी घटनाएं घट जाती है। तो कभी पूछ दे कि रक्त शरीर के अंदर नली में नहीं जमता या ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, इसका कारण क्या है? तो ध्यान रखना, इसका कारण यही है कि शरीर में जो बेसोफिल है वो हिपैरिन का निर्माण कर रहा है, और वही इसको जमने से क्या करता है? रोक देता है। तो ध्यान रखना, शरीर के अंदर नली में रक्त का थक्का नहीं बनता है। किसके कारण? तो हिपैरिन के कारण। तो यही 3-4 पॉइंट हिपैरिन से ध्यान रखना। पहला तो कि बेसोफिल सबसे कम है, 0 से 1% टोटल डब्ल्यूबीसी का। इसका जो फंक्शन है हिपैरिन का निर्माण करना, हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है और ये ब्लड को, रक्त को जमने से रोकता है। दूसरा कि ये शरीर के अंदर जो नली होती है उसमें ब्लड कभी भी नहीं जमता है, इसका वजह हिपैरिन की मौजूदगी जो बेसोफिल के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना। आगे चलें तो दूसरा जो है ये वाला बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल के बाद इस्नोफिल की बात करें तो इस्नोफिल को देखेंगे तो इस्नोफिल इससे थोड़ा ज्यादा है, और इस्नोफिल की संख्या 2 से 3% डब्ल्यूबीसी का, मतलब टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% जो होता है वो इस्नोफिल होता है। और इस्नोफिल एक ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा शरीर में जब हार्मफुल केमिकल बनता है तो उसको नष्ट कर देता है, और इसी के चलते ये एंटी टॉक्सिन के रूप में काम करता है। एंटी टॉक्सिन मतलब जहर जो है उसके प्रभाव को कम करता है। जो एंटी टॉक्सिन किसी भी रूप में शरीर में पहुंचा है या कोई कारण से कोई ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस घुस गया बॉडी में, वो कुछ नुकसान कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसके प्रभाव को क्या करेगा? इस्नोफिल कम कर देगा। और इसीलिए ध्यान रखना है कि एंटी टॉक्सिन के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा ध्यान देना है कि यह जब बॉडी में इंफेक्शन होता है, संक्रमण, तो जैसे ही संक्रमण होता है तो इसकी संख्या बढ़ने लगती है,
और संख्या जब बढ़ती है तो एक बीमारी के रूप में देखते हैं जिसको इसिनोफीलिया कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ देगा इसिनोफीलिया। तो इसिनोफीलिया क्या है? तो कहेंगे WBC में इसिनोफिल की संख्या को बढ़ जाना। इसिनोफिल की संख्या का बढ़ना इसिनोफीलिया कहलाता। और ये कब होता है? जब हमारे बॉडी में कोई इंफेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, तो ये दिखाई पड़ता है। एग्जाम में पूछ देगा कि इसिनोफीलिया कहते हैं किसे? तो कहेंगे इसिनोफिल की संख्या बढ़ जाना इसिनोफीलिया कहलाता है। पूछ दे कि इसिनोफीलिया होता है किस कोशिका के बढ़ने से? तो WBC के इसिनोफिल के बढ़ने से। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इसिनोफीलिया के अलावा इसिनोफिल जो है एक काम करता है कि यह एंटी एलर्जिक होता है। एंटी एलर्जिक का मतलब जो एलर्जी संबंधित बीमारियां होती है उसको ठीक करता है। किसी को भी अति संवेदनशीलता हो जाए, किसी चीज को किसी चीज से एलर्जी है, तो एलर्जी के समय जो बॉडी डिफेंड करता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसिनोफिल की होती है। तो ध्यान रखना है कि इसिनोफिल एक ऐसा सेल है जो हमारे बॉडी में जहर के प्रभाव को कम करेगा, जहर जिस रूप में भी पहुंचा हो। दूसरा कि ये एंटी एलर्जिक है, एलर्जी की बीमारियों को ठीक करता है। इसके अलावा इसकी संख्या 2 से 3% है टोटल WBC का। जब इसिनोफिल की संख्या इंक्रीज कर जाती है बहुत ज्यादा संक्रमण के समय, इन्फेक्शन के समय, तो उस कंडीशन को इसिनोफीलिया कहा जाता। इतना चीज ध्यान रखना है इसिनोफिल के बारे में। अब चलें न्यूट्रोफिल्स को देखें। तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या है, इसको ध्यान में। तो न्यूट्रोफिल्स को जब देखेंगे, जैसे हमने संख्या यहां देखा और यहां देखेंगे, तो पता चलेगा कि ये 60 से 70% तक होता है। किसका? WBC का। कितना प्रतिशत? 60 से 70%। तो एग्जाम में पूछेगा कि WBC का सबसे अधिक संख्या में मौजूद कोशिका कौन? तो न्यूट्रोफिल्स। मतलब टोटल जो है 5 उसमें सबसे अधिक यही होता है। और इसलिए ध्यान रखना है कि न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक संख्या में मौजूद होता है। सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला WBC है। ये ध्यान रखना है। तो सबसे कम पूछ दे तो बेसोफिल आंसर करेंगे, और सबसे ज्यादा पूछ दे तो न्यूट्रोफिल्स आंसर करेंगे। ये ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान देना है कि न्यूट्रोफिल्स को जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि न्यूट्रोफिल्स एक मेजर फैगोसाइटिक सेल है। ये ध्यान रखना है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है। और फैगोसाइट या फैगोसाइटोसिस हम पढ़ाए थे जब साइटोलॉजी का चैप्टर चल रहा था और सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन कोशिकाओं का जो होता है वो फैगोसाइटिक नेचर का होता है, और वही सबसे बड़ी भूमिका में न्यूट्रोफिल्स यहां काम करता है। करता क्या है कि अगर न्यूट्रोफिल्स को देखें ऐसे, तो न्यूट्रोफिल्स है, और न्यूट्रोफिल्स के अंदर अगर ऐसे है, ये लिक्विड है, ये सेल के रूप में न्यूट्रोफिल्स है, और इसके आसपास कोई सॉलिड मटेरियल जाएगा, कोई ऐसा ठोस पदार्थ जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता, तो ऐसे ठोस पदार्थ को ये अपने सेल मेम्ब्रेन से ऐसे कवर करता है, और कवर करके इसको नष्ट कर देता, और नष्ट करने से शरीर को बीमारी से बचाव हो जाता। तो ये जो क्रिया किया गया इसी का नाम फैगोसाइटोसिस है। ये हम सब बता चुके हैं पहले के क्लास में। तो आप जो नहीं देखे हैं या पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के बायोलॉजी के एक एक टॉपिक को सीरियली देखें, और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। जो भी चैप्टर खत्म हो जाता है उसका क्वेश्चन आवर लास्ट में हम करवाते हैं। उस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फिर से आपका रिवीजन हो जाता है एक बार, और क्वेश्चन बनाने पर आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि फैगोसाइटिक नेचर का है। ये क्या करेगा? तो ऐसे करके जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। क्या करेगा? तो जीवाणु को नष्ट कर देगा, और जब नष्ट करेगा तो शरीर बीमारी से क्या होगा? बच जाए। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों क्या है? WBC का ग्रेन्युलोसाइट है। तीनों के साइटोप्लाज्म में दानेदार जैसी संरचना मिलती है। अब ये तीनों का जो पहचान है वो स्टेनिंग टेक्निक से किया जाता है, कि लैब में स्टेनिंग करते हैं। जैसे हम लोग WBC का टेस्ट देते हैं जाकर के
ब्लड का टेस्ट देते हैं लैब में, तो लैब में बताता है कि इसका संख्या कितना है, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना। तो कैसे करता? तो स्टेन करता, और स्टेन जब करेगा तो ध्यान रखना कि बेसोफिल जब स्टेनिंग करते हैं तो ये डीप ब्लू कलर देता, तो जो डीप ब्लू कलर में परिवर्तित हो जाएगा तो कहेगा वो बेसोफिल है। जब डीप रेड हो जाएगा तो कहेगा स्नोफिल है, और जो पेल येलो हो जाएगा हल्का पीला कलर का तो कहेंगे वो न्यूट्रोफिल है। तो ये ध्यान रखना है, ये डीप ब्लू कलर देता है, डीप ब्लू कलर देता है स्टेनिंग टेक्निक से, ये डीप रेड कलर देता है, जबकि ये पेल येलो कलर देता है। और स्टेनिंग टेक्निक से यही ग्रेन्युलोसाइट की पहचान होती है। एक ग्रेन्युलोसाइट को स्टेनिंग टेक्निक से पता नहीं किया जाता। तो स्टेनिंग टेक्निक में डीप ब्लू कलर बेसोफिल, डीप रेड कलर स्नोफिल और पेल येलो कलर न्यूट्रोफिल्स। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जा रहा है उस पर आपको फोकस करना, और यही सब एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाए, तो इतना चीज पहले ध्यान रखें। अब आगे चलें तो जो हम लोग को देखना इसके बाद वो है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो चलते हैं लिम्फोसाइट्स को देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है लिम्फोसाइट्स साथियों, आप ध्यान देंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली जैसे से बताया जा रहा है उसी के आधार पर। अब यहां एक ग्रेन्युलोसाइट में हमने कहा दानेदार नहीं है, मतलब यहां साइटोप्लाज्म में एक ही न्यूक्लियस है और ये सिंगल न्यूक्लियस वाला कोशिका के रूप में डब्ल्यूबीसी में मौजूद है। अब ये लिम्फोसाइट्स को जब देखेंगे तो ये जो है यह दो प्रकार का, ए और बी, ये ध्यान रखना। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार, एक जो है टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा जो है वो बी लिम्फोसाइट। तो दोनों को हम लोग को स्टडी कर लेना है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिम्फोसाइट्स दो तरह का, एक का नाम टी लिम्फोसाइट्स हम बोल रहे हैं, दूसरे का नाम बी लिम्फोसाइट्स। अब पहले देखते हैं इन दोनों का फीचर। तो पहला जो है यहां जो हमने नाम लिया लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट्स, तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार का, तो दो प्रकार, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। किसके आधार पर? तो लिम्फोसाइट्स का जो बंटवारा है वो बंटवारा है मुख्य रूप से उसके सेल के उत्पत्ति के आधार। लेकिन जब दोनों को मिला दें, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, तो ये टोटल डब्ल्यूबीसी का लगभग, ये दोनों जो मिलाकर होगा, ये लगभग जिसकी संख्या होगी 20 से 30% टोटल का। हमने कहा था कि सबसे ज्यादा कौन, तो सबसे ज्यादा ही आपको याद रखना है न्यूट्रोफिल्स को, सबसे कम कौन, बेसोफिल। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, बाकी डाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर लिम्फोसाइट्स के बारे में देखेंगे तो टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 30%, और 20 से 30% में ध्यान रखना है कि दो टाइप है, एक टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा बी लिम्फोसाइट्स। किसके आधार पर? तो उत्पत्ति के आधार। तो उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और उत्पत्ति आपसे पूछा जा सकता है कि टी लिम्फोसाइट्स का उत्पत्ति शरीर में कहां होता है। तो ध्यान रखना है कि टी लिम्फोसाइट्स जो है इसका ऑरिजिन थाइमस में होता है, ये ध्यान रखना। थाइमस में होता है जन्म के बाद। थाइमस हमारे चेस्ट रीजन में, जो स्टर्नम है बीच वाला हड्डी, उसके पीछे छोटा सा स्ट्रक्चर होता है थाइमस, और यही थाइमस टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण का मेन केंद्र है। और इसलिए ये थाइमस से टी उठा लिया और नाम रख दिया क्या, टी लिम्फोसाइट्स। तो कभी पूछ दे कि टी लिम्फोसाइट्स में टी क्या है, तो थाइमस है। थाइमस क्या है, तो एक अंग है जो हमारे चेस्ट रीजन में स्टर्नम के नीचे मौजूद रहता है, चेस्ट में, जिसको थोरैक्स कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि थाइमस जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 15 साल की उम्र में सबसे डेवलप होता है, 15 साल में सर्वाधिक विकसित होता है, यह ध्यान रखना, सर्वाधिक विकसित होता है। लेकिन 15 साल के बाद घटने लगता है और थाइमस 20 साल में समाप्त हो जाता है, 20 साल में समाप्त हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है।
तो कभी पूछ दे कि थाइमस सबसे ज्यादा विकसित किस उम्र में, तो 15 साल तक। तो 15 साल की उम्र में सबसे ज्यादा डेवलप होगा, वहीं पर से टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता रहेगा। लेकिन 15 साल के बाद घटने लगता है धीरे धीरे, और 20 साल की उम्र आते आते थाइमस पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन अब टी लिम्फोसाइट जो बन रहा था, ये तो चाहिए बॉडी को, चूंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। हम लोग आगे देखेंगे फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये ध्यान रखना है कि अब ये गायब हो गया तो ये बनाएगा कौन। तो ये बनाने जैसे ही गायब हो गया, समाप्त हो गया ये, तो समाप्त होते ही इसका निर्माण का केंद्र दो हो जाता है। एक हो जाता है बॉडी का मौजूद लिम्फ नोड्स, ये ध्यान रखना है, लिम्फ नोड्स। और दूसरा जो स्पेशल सेंटर है दूसरा, वो है स्प्लीन, प्लीहा जिसको कहते हैं। हमने शुरू में बताया था ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी स्प्लीन है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन है, स्टोरेज प्लेस है ब्लड का। और यही स्प्लीन टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण भी करता है, एक लिम्फ नोड्स और एक स्प्लीन। तो जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां लिम्फ नोड्स के बारे में चर्चा हो कि लिम्फ नोड्स कैसा होता है और कैसे कैसे बनता है, जिसमें लिम्फ का बहाव होता है नलियों में ब्लड के जगह, तो उसी से संबंधित ये लिम्फ नोड्स है। तो ध्यान रखना है कि 15 साल तक सर्वाधिक विकसित है थाइमस, 20 साल में समाप्त हो गया, और थाइमस से ही टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होता है। लेकिन जब थाइमस खत्म होता है तो इसी थाइमस का जगह लिम्फ नोड्स और स्प्लीन ले लेता है। तो पूछ देगा कि टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण 15 साल की उम्र तक कहां होता है, तो थाइमस में होता है। पूछ देगा 15 साल के बाद थाइमस जब आप डिसअपियर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो टी लिम्फोसाइट कौन बनाता है, तो लिम्फ नोड्स बनाता है और स्प्लीन बनाता है। तो ये ध्यान रखना, पहला हो गया टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स के बाद जो दूसरा है उसका नाम है बी लिम्फोसाइट्स। दूसरा है बी लिम्फोसाइट्स। तो हमने कहा कि लिम्फोसाइट्स दो तरह का है, एक टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा बी लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स बी वाला जो है, इसका क्या मीनिंग है, इसको समझें। तो टी का मतलब हमने कहा था थाइमस है, लेकिन यहां ये बी लिम्फोसाइट जो है, बी दूसरा टाइप, ये बी फॉर बर्सा होता है, ये ध्यान रखना है, बी फॉर बर्सा। और बर्सा क्लोएकल अपर्चर के पास चिकन में एक ऑर्गन होता है। जो मुर्गा देखते हैं, तो मुर्गा अगर ऐसे है, तो ऐसे अगर मुर्गा है तो इस मुर्गे का पीछे वाला पोर्शन इसको कहते हैं क्लोएका। और इसी जगह पर बर्सा नामक एक स्ट्रक्चर होता है, और इसी स्ट्रक्चर को पहली बार देखा एक वैज्ञानिक ने, नाम था फैब्रिसियस। और फैब्रिसियस ने बर्सा में देखा कि कुछ लिम्फोसाइट्स बन रहा, और ऐसा ही लिम्फोसाइट्स मानव में भी होता। तो इसी बर्सा से नाम उठाकर रख दिया बी फॉर बर्सा, और इसलिए नाम रख दिया बी लिम्फोसाइट्स। तो एक हो गया टी फॉर थाइमस और बी फॉर बर्सा। और एग्जाम में पूछेगा कि बी लिम्फोसाइट्स की खोज किसने किया था, तो फैब्रिसियस ने किया था, और इसलिए इसको बर्सा ऑफ फैब्रिसियस भी कहा जाता। तो ये ध्यान रखना। जबकि यही काम जो बी लिम्फोसाइट्स का बर्सा कर रहा है चिकन में, मानव में जो करता है वो एक स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है जिसको ग्लैट कहते हैं, GLAT। और ग्लैट के अंतर्गत कई तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे टॉन्सिल है, पियर पैसेज है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इन्हीं जगहों पर ये बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण हमारे बॉडी में किया जाता है। लेकिन खोजा गया किसमें, तो चिकन में, और चिकन के बर्सा में, इसलिए नाम रख दिया बी लिम्फोसाइट्स। तो ध्यान रखना है लिम्फोसाइट्स के बारे में। अब इसमें बहुत कुछ है। आज काफी दिनों के बाद क्लास मैंने शुरू किया, बीच में काफी व्यवधान था, कुछ परेशानियां चल रही है जिसकी वजह से मैं अनियमित हो गया हूं। लेकिन बहुत जल्दी ही ये पटरी पर जैसे चल रही थी ट्रेन वैसे ही दौड़ेगी, और हम लोग की तैयारी अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अभी बहुत सारे तथ्य हैं जो मैं आपको अगले क्लास में इसको डिस्कस करूंगा।
तो बोलिए सब मिलकर एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।